गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एंड ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होप सो यू आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्योरी क्लास पार्ट 4 फॉर द पेपर 2। 3 थ्योरी क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1 से रिलेटेड कवर हो गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो हैं, सॉलिड वेस्ट क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट क्या है और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पर कवर कर दी गई हैं। और साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट रूल और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट रूल जो एग्ज़ाम के लिए हैं, वहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप तीनों थ्योरी क्लासेस को अच्छे से कवर कर लीजिए और उसी के बेसिस पे सुपर टेस्ट सीरीज़ को भी अटैम्प्ट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, हम आपको बोल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लेक्चर खत्म होने के बाद पुट कर सकते हैं। अपने सारे डाउट को क्लियर करते रहिए और सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और साथ साथ सारी क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। और सुपर टेस्ट सीरीज में भी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए थ्योरी क्लास को अच्छे से सुनिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको पढ़िए, सुनिए वीडियो को और जो पीडीएफ हम आपको देते हैं उससे उसको रिवीजन करिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम तक क्लियर हो जाएं और याद रहें आपको एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या हैं, ठोस अपशिष्ट के जो भी उपचार हैं और प्रक्रियाएं हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस जो हैं वो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करना है ताकि आपके पास वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पूरे डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। ठोस अपशिष्ट का जैविक उपचार क्या है और इसके थर्मल उपचार क्या है, साथ साथ थर्मल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट तरीके हैं, प्रोसेसेस है जिससे कि हम सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है कंपोजिटिंग एंड एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जैविक कचरे का खाद और अवयवी पाचन कैसे करते हैं। जो ये वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, इसके सोर्सेज देख लेते हैं। जैसे फूड वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया या पार्क वगैरह से जो वेस्ट जनरेट होता है या स्लज से, तो दिस इज द वेस्ट विच इज यूज फॉर द कंपोजिटिंग एंड एनारोबिक डाइजेशन। तो इसके क्या फायदे हैं कि हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, जैविक उपचार क्यों करते हैं कचरे का। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट का ये फायदा है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो मात्रा में कम हो जाएगा, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि जो वेस्ट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, अपशिष्ट जो है वो स्थिर हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज इज कि जो पैथोजेंस होते हैं वेस्ट मटेरियल के अंदर, जो भी हानिकारक रोगजनक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल का वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं बाय द यूज ऑफ कंपोजिटिंग एंड एनारोबिक डाइजेशन। तो इससे क्या किया जाता है, जो ये वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फॉर द एनर्जी यूजेस। तो इससे बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, क्या उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है और उसकी जो सॉइल यूज हो रही है उसके अंदर, उसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको फर्टिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं। एनारोबिक ट्रीटमेंट जो होता है वो यूजली लिंक होता है मीथेन गैस रिकवरी से और कंबशन जो होता है एनर्जी का। तो इसमें जो ग्रीन गैस हाउसेज रिलीज होती है, जैसे कि मीथेन वगैरह रिलीज होती है, तो ये सब एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जो प्रोसेसेस है उसके लिए ज़रूरी हैं। और एनारोबिक स्लज ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा यूज़ ये है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज हो गया, और तो इसके अंदर जो एमिशंस होती हैं, दीज आर रिपोर्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ वेस्ट वाटर। तो अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं, अव्ययी कीचड़ उपचार, ये सब ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। इसको आने वाले लेक्चर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज क्या हैं और कैसे इसकी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट की जो ये कैटेगरी है,
इसके अंदर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस का रिलीज होता है। तो जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी स्लज होता है, जो भी उपचार के लिए जो कीचड़ होता है, उसका जब हम उपचार करते हैं तो वो उसको एनारोबिक फैसिलिटी में हम उसको कंपोजिटिंग करते हैं, जैसे कि एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो कोडाइजेस्ट स्लज जो है वो सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट का वो 2 गैसेस से रिलीज करता है, एमिशन करता है, जैसे कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन दोनों गैसेस का नाम आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं, एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग इज एरोबिक प्रोसेस। तो हम डिटेल में देखेंगे कि एरोबिक प्रोसेस क्या होती है। तो जो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, जिसको डीओसी भी बोला जाता है, ये वेस्ट मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको एरोबिक प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो आप सभी बताइए अभी एनारोबिक में कौन सी 2 गैसेस रिलीज होती हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए उसका नाम। अब हम देखते हैं कि जो मीथेन फॉर्म होता था, अभी हमने देखा था एनारोबिक सेक्शन के अंदर कंपोजिटिंग में, तो उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एरोबिक सेक्शंस में, और फिर वो जो कंपोज्ड होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर द एरोबिक प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेसेस को यहाँ पर इकट्ठा यूज़ करके स्लज का डिस्पोजल किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो कंपोजिटिंग की प्रोसेस होती है, इससे नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर जो खाद बनाने की क्रिया है, इसमें N2O का उत्सर्जन होता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिटिंग प्रोसेस। तो इसके क्या फायदे हैं, कंपोजिटिंग करने के, खाद बनाने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे बड़ा फायदा है ये क्लीन होती है, और ये चीप होती है, सस्ती होती है, और साथ ही साथ ये यूज़ करने के लिए सेफ होती है। तो सेफ्टी इसकी है। तो कंपोजिटिंग जो होती है, जो डिस्पोजेबल गार्बेज है, उसको इन सारी फायदे वाली चीज़ों में रिड्यूस कर देती है, जो भी वेस्ट है, और इस वेस्ट से हम खाद बनाते हैं और इसको आगे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और फर्टिलाइजर्स की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेजर एडवांटेज, और ये सबसे बड़ा फायदा है कंपोजिटिंग का। और 2 तरीके मैंने इसके बता दिए, एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एरोबिक प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सी गैस इसमें रिलीज होती है, और एनारोबिक में कौन सी गैस यहाँ पर एमिशन होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। एनारोबिक डाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो अव्ययी पाचन होता है, वो उसका डीकम्पोजिशन किया जाता है, उसको हम डिस्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। तो इस केस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वेस्ट का वो मेंटेन करना होता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको भी मेंटेन करना होता है, और साथ ही साथ उसका पीएच लेवल जो है उसको ऑप्टिमम वैल्यू पे मेंटेन करना पड़ता है इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। तो 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले एमिशन कौन सी हो रही है एनारोबिक डाइजेशन में, उसका नाम आप बताइए। दूसरा चीज़ क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी में प्रोसेस होती है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन किया जाता है, और उस खाद के उसके मॉइस्चर कंटेंट को और पीएच वैल्यू को भी ऑप्टिमम वैल्यू पे रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर जो इसमें CH4 मतलब मीथेन गैस जनरेट होती है, उसके क्या यूज़ है, उसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मीथेन गैस है उसका उपयोग गर्मी या फिर बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो जो ये एमिशन है इस प्रोसेस से, इट इज़ यूजली डन इन द एनर्जी सेक्टर। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी सेक्टर का, ऊर्जा क्षेत्र का। तो ये भी एक एडवांटेज है जो आपको यहाँ से याद रखनी है। इन दिस प्रोसेस जो CO2 एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है उसका रिलीज होती है, तो वो बायोजेनिक होती है ओरिजिन में। बायोजेनिक का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जनरेट होती है, रिलीज होती है। तो इसमें जो एमिशन होता है मीथेन गैस का, इन सब फैसिलिटीज से, इस सब प्रोसेसेस के अंदर, वो अनइंटेंशनल लीकेजेस की वजह से होता है, जैसे कि अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान अनजाने में यहाँ पर रिसाव के कारण ऐसी सुविधाएं होती है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जनरली कितना एमिशन होता है। तो इट इज बिटवीन 0 and 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ मीथेन जनरेटेड। तो जितना मीथेन यहाँ पर जनरेट हुआ है उसके 0 से 10% के बीच में यहाँ पर मीथेन गैस का रिलीज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। कम टू नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो हम अगला उपचार देखते हैं उपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है ओपन डंप्स, खुले में डंप या गड्ढे वगैरह बनाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस विच कम अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो अनकवर्ड एरियाज होते हैं, जो खुले क्षेत्र होते हैं, उनको डंप साइट बना दिया जाता है सॉलिड वेस्ट का। तो जो भी कचरा होता है सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, उसको खुले एरियाज में डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और जो रेन वाटर रन ऑफ होता है इन सब डंप से, वो कंटेमिनेटेड कर देता है जो भी नियर बाय लैंड एरिया है या वाटर एरियाज हैं। तो इससे जो भी जब बारिश होती है, इस कचरे में से जो गंदा पानी निकलता है, तो आसपास के लैंड एरियाज में, वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं उनके बीच में या एनिमल्स के में भी देयर इज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, उनको बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जो ओपन डंप्स एरियाज हैं इनको फेज आउट करना, इसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। सभी बताइए कि जब एमिशन होता है, मीथेन गैस रिलीज होती है, तो कितना परसेंटेज होता है वो मीथेन गैस जनरेशन का, जल्दी से बताइए सब। नेक्स्ट प्रोसेस है लैंडफिल गड्ढों की भराई। तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक गड्ढा होता है जमीन के अंदर जो खोदा जाता है, और वहां पर जो कचरा है उसको डंप किया जाता है, और डेली उस गड्ढे के ऊपर जो है हर रोज उसको मिट्टी से ढका जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो ब्रीडिंग ना हो फ्लाइज या बैट्स की, तो वहां मक्खियां या चूहे जो हैं वो वहां पर ब्रीडिंग ना कर सके। जब ये लैंडफिल जो फुल हो जाता है, जो ये गड्ढा है ये भर जाता है, तो उसके बाद उस एरिया को थिक लेयर बहुत ज़्यादा मिट्टी की परत से उसको ढक देते हैं, और उस साइड को पार्किंग एरिया या वहाँ पर पार्क बना देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लैंडफिल विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसको ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लैंडफिल प्रोसेस इज कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट की कौन से उपचार की कैटेगरी के अंदर लैंडफिल को मेंशन किया गया है, साथ ही साथ इससे कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती है। मेन 2 चीजें आप हाईलाइट करिए कि लैंडफिल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाट इज सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है? तो ये एक ज़्यादा हाइजीनिक मेथड होता है एज कम्पेयर टू जो हम सिंपल लैंडफिल अभी मैंने आपको बताया उसके कंपैरिजन में। तो इसको जो मेन प्रॉब्लम होती है लीचिंग की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से लैंडफिल में क्या होता है कि जब बारिश वगैरह का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो उसकी सीपेज होती है, क्योंकि वहाँ पर तो हमने मिट्टी की परत की है लैंडफिल के अंदर, तो उससे बारिश का पानी अंदर चला जाता है और वो वहाँ के आसपास के एरिया को कंटामिनेट कर देता है। तो इससे पोल्यूशन फैलता है, लैंड सॉइल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लैंडफिल। तो इससे जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी कंटामिनेट होता है, उसको भी खराब होने का खतरा रहता है, और साथ ही साथ जो इसके थ्रू जो लीचिंग की प्रोसेस होती है वो जनरेट होती है, विच इज़ द प्रॉब्लम फॉर द पोल्यूशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम सैनिटरी लैंडफिल जो मेथड है उसको हमें ज़्यादा रेफर करना चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो परत होती है जो जिसको ढकते हैं, वो इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो होता है प्लास्टिक और क्ले, और इसको इम्परमेबल सॉइल के से ढकते हैं जिसमें कि पानी अंदर ना जा सके। तो इसके अंदर जो सैनिटरी लैंडफिल जो होते हैं इसको बनाने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल लैंडफिल, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा और हाइजीनिक मेथड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर कृमि क्या होती है? तो इसको हम अर्थवर्म फार्मिंग भी बोलते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्मी कल्चर के डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर अर्थवर्म को ऐड करते हैं कंपोस्ट के अंदर खाद बनाने के लिए। तो केचुआ खाद को इसमें मिलाया जाता है, और साथ ही साथ जो वर्म्स होते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इसमें ऐड किया जाता है जो एक्सक्रीटा होता है वर्म का, उसको भी ऐड किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ कंपोस्ट रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। तो इसको पोषक तत्वों को भरपूर बनाने के लिए इसके अंदर एक्सक्रीटा भी ऐड किया जाता है वर्म्स का। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और आफ्टर दैट देर आर द 4 प्रोसेसेस यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में मेंशन है, इसके ऊपर मैं पूरा आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। 4 R आपको याद रखनी है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें या फिर पुनः प्राप्त करें। जो भी कचरे से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको जितना ज़्यादा हम मात्रा में रिसाइकल कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए ताकि उससे कम से कम पोल्यूशन फैले। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैविक उपचार के अनुप्रयोग क्या हैं?
तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल करना पड़ता है टेम्परेचर को, जैसे मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट बैलेंस भी करना होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेसेस के अंदर। तो जो हैजर्डस वेस्ट होते हैं उसके उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। तो यहाँ पर कम से कम कंटामिनेशन होती है, जैसे कि संदूषक सांद्रता यहाँ पर कम होती है, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट की कंसंट्रेशन है जैसे कि स्लजेस वगैरह में, तो इसमें वो भी कम मात्रा में होती है इन केस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं किसका, ऑर्गेनिक वेस्ट का। तो ये मेथड जो है इट इज़ मोर प्रेफरेबल देन एनी अदर मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कौन से कारक हैं जो जैविक उपचार को प्रभावित करते हैं। तो देयर इज अ सुटेबिलिटी ऑफ द वेस्ट। सबसे पहले क्या है, कचरे की उपयुक्तता क्या है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी वेस्ट का। जब भी कोई वेस्ट हम तैयार करते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले उसका पीएच मेंटेन करना ज़रूरी है, और वो वेस्ट सुटेबल है कि नहीं है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो यूज़ कर रहे हैं उसमें लो टॉक्सिसिटी है, या फिर वो 100% एफिशिएंट है कि नहीं है फॉर डिस्ट्रॉइंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखनी पड़ती हैं। एज आई सेड, मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं इसमें कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच लेवल ऑफ एरिएशन इनिबिटर्स सच एज मेटल न्यूट्रिएंट्स। इसमें कौन सी प्रक्रिया है जिसका नियंत्रण करना ज़रूरी है। सबसे पहले है तापमान, नमी, वातन, अवरोधकों का पीएच स्तर, जैसे कि धातु, पोषक तत्व वगैरह, तो इनका पीएच स्तर जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। वी सी व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के और इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले फ़ायदा यही है कि अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती है तो ये इफ़ेक्टिव टॉलरेंट होते हैं वेस्ट कंपोजिशन के। इफ़ेक्टिवली जो अपशिष्ट संरचना है उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। और इसका स्कोप क्या है, मतलब जो उपचार आवेदक है इसका दायरा कहाँ तक है, इसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जल उपचार जैविक उपचार का सबसे बड़ा उपयोग माना जाता है। ये सिलेबस का पार्ट भी है, इसको अलग से एक पूरा लेक्चर इस पे मैं प्रोवाइड करूँगी आपको। तो इसको हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को। एक तो जैसे कि हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग में या रिसाइकलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, टेंडरीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, या फिर लैंडफिल लीचेट में। तो कागज निर्माण के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, या चर्म शोधन और दवा उद्योग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस देखेंगे कि कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का इन प्रोसेसेस से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है इन सीटू बायो रेमिडिएशन, और दूसरा है ऑन साइट वर्सेस ऑफ साइट ट्रीटमेंट। तो दूषित मिट्टी का इन सीतु जैव उपचार, गारा चरण या उपचार भूमि का जो शह खाद है वो एक प्रोसेस है इन सीतु रेमिडिएशन के अंडर जो मेंशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सॉइल स्लरी होती है उसको मतलब उसका फेस ट्रीटमेंट किया जाता है, लैंड ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि को कंपोजिटिंग करते हैं उसके अंदर खाद वगैरह बनाते हैं उसका, और साथ ही साथ ऑन साइट या फिर ऑफ साइट ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये किस केस में किया जाता है, हैजर्डस वेस्ट के केस में। तो खतरनाक कचरे के केस में हम ऑन साइट और ऑफ साइट उपचार करते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो ऑन साइट ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर के लिए यूज़ करते हैं, सेंट्रल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले क्या होता है कि प्री सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है। जो भी टॉक्सिक एफ्लुएंट्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से, जो भी पूर्व पृथक्करण, उनकी आवश्यकता ज़रूरी है जो जहरीले अपशिष्ट हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इन सितु बायोरेमिडिएशन होती है इसमें कोई भी एक्सकेवेशन या रिमूवल नहीं होता है कंटामिनेटेड मटेरियल का, इसलिए ज़्यादा प्रेफर्ड प्रोसेस है फॉर द बायोरेमिडी। I will discuss what are the different thermal processes used for the treatment of solid waste। तो ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए थर्मल प्रक्रियाएं क्या हैं। तो मेन 3 प्रक्रियाएं सबसे पहले हैं। फर्स्ट इज भस्मीकरण, दैट इज इंसिनरेशन। सेकंड है गैसिफिकेशन, दैट इज गैसीकरण।
थर्ड इज पायरोलाइसिस। सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री प्रोसेसेस। तो तीनों प्रक्रियाएं अलग अलग कैसे हैं। तो इंसिनरेशन जो भस्मीकरण होता है इसके अंदर कंप्लीट कंबशन किया जाता है विद द यूजिंग ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसका कंप्लीट कंबशन कर देते हैं, उसका दहन कर देते हैं और ऑक्सीजन की एक्सेस में। तो यहाँ पर एरोबिक प्रोसेस यूज होती है इन द केस ऑफ इंसिनरेशन। दूसरी प्रोसेस होती है गैसिफिकेशन। तो गैसीकरण में क्या होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबेशन होता है, पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अधूरा दहन किया जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो होती है वो आंशिक मात्रा उसका कम, पार्शियल मतलब कम ही उसको यूज किया जाता है, एक्सेस में नहीं यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैसिफिकेशन और गैसीकरण। थर्ड प्रोसेस होती है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं जो भी वेस्ट है उसका इन द टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पायरोलाइसिस क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कुल अनुपस्थिति में थर्मल अपघटन किया जाता है। तो ये तीन मेन डिफरेंस है। तीनों प्रोसेसेस को आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछेंगे। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंसिनरेशन प्लांट्स क्या होते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है सॉलिड वेस्ट का बाय यूजिंग दिस मेथड। तो भस्मीकरण संयंत्र क्या है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बड़ी बड़ी भट्टियों में जलाया जाता है, लार्ज फर्नेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मात्रा के टेम्परेचर के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंसिनरेशन। जो ये इंसिनरेशन प्लांट्स होते हैं ये इसमें क्या किया जाता है, जो रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है उसको पहले अलग कर लेते हैं, जो पूर्ण चक्रण योग्य सामग्री है उसको अलग कर दिया जाता है और जो बाकी का मटेरियल बचता है उसको बर्न कर दिया जाता है। तो जिसको जब बर्न करते हैं इसमें से जो राख निकलती है वो क्लीन प्रोसेस नहीं कहलाती है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मात्रा में बहुत ज़्यादा जहरीली राख पैदा की हो जाती है इससे, और ये एयर के लिए भी और वाटर के लिए भी पोल्यूशन क्रिएट करती है। वी विल सी व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द इंसिनरेशन प्लांट। तो इंसिनरेशन प्लांट जो होते हैं, जो भस्मीकरण होते हैं, उसके उप उत्पाद क्या हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं। तो मेनली तीन प्रकार के ये वेस्ट रेजिड्यू होते हैं। एक तो जो सॉलिड रेजिड्यू होता है जो इंसिनरेशन से निकलता है, उसमें होता है बॉटम ऐश या स्लैग की फॉर्म में होता है, और दूसरा टाइप है इसका फ्लाई ऐश जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल रेजिड्यू की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसको बोलते हैं APC रेजिड्यू। तो ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। थर्ड टाइप इज बॉटम ऐश और स्लैग। तो जो फ्लाई ऐश होती है उसमें क्या होते हैं, एयर बोर्न फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो हवा में मिल जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये इनको कलेक्ट किया जाता है अंडर द कंबशन चैम्बर या बॉयलर के अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की मदद से। और अदर डस्ट कलेक्शन सिस्टम भी होते हैं जो इसको कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जिससे कि इन पार्टिकल से पोल्यूशन कम किया जा सके। दूसरा जो मैंने आपको बताया APC रेजिड्यू, तो ये वेस्ट होते हैं, ये भी स्पेंट लाइम फॉर्म में होते हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो इनकी भी क्लीनिंग ऑफ एमिशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए बहुत सारी गवर्निंग प्रोसेसेस या रेगुलेशन यूज़ की जाती है फॉर द डिस्पोजल ऑफ दीज थ्री वेस्ट। तो जो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गया, तो इनके लिए अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ की जाती हैं। तो लास्ट जो इसका थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं बॉटम ऐश। इसको भी हम लैंडफिल्ड वगैरह में यूज़ करते हैं, इसका एग्रीगेट सब्सटीट्यूट बना लेते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में या रोड बिल्डिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो जो भी इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इन तीनों को ट्रीटमेंट के यूज़ किया जाता है कि जिससे कि कम से कम पोल्यूशन जनरेट हो हवा के अंदर, पानी के अंदर और एयर के अंदर। करंट मेथड इंसिनरेशन वेस्ट के लिए जनरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें एवरेज जो है बिटवीन 6 and 7 नॉर्मल क्यूबिक मीटर फ्लू गैस यूज़ की जाती है फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ इंसिनरेटेड वेस्ट। तो जो भी कचरे को जलाने के बाद जो मौजूदा तरीके हैं उसमें औसतन 6 से 7 सामान्य क्यूबिक मीटर के बीच प्रत्येक किलोग्राम भस्म किए गए कचरे के लिए ग्रिप गैस उत्पन्न किया जाता है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, और ये वेरी करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या केमिकल कंपोजिशन क्या है वेस्ट की। तो अमाउंट और टाइप ऑफ पोल्यूटेंट जो है, जो थर्मल प्रक्रियाएं हैं उसके जो उत्सर्जन है, प्रदूषक की मात्रा कितनी है, कचरे के प्रकार क्या है, तो इन सब के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। इससे पहले हम डस्ट देख लेते हैं, जो धूल होती है उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको फैब्रिक फिल्टर्स के अंदर ट्रैप किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि वो धूल के जो कण हैं उसमें फंस जाते हैं फिल्टर के अंदर। सेकेंड पॉल्यूटेंट इज क्लोरीन। तो ये ज़रूरी है कि क्लोरीन की मात्रा को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो इसको कैसे किया जाता है? इसको कैल्शियम के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट सिस्टम हैं इसके लिए जो क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज सल्फर। तो सल्फर भी जो है उसको भी एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे हटाया जाता है? इसको ये भी क्लोरीन के साथ रिलीज होता है कई ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में। तो इसका जो एमिशन होता है उसको ज़रूरी है कि वॉशिंग स्टेज इसमें की जाती है। जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको वॉश किया जाता है सल्फर को रिमूव करने के लिए हाई पीएच लेवल पर। तो फर्स्ट वॉशिंग देनी ट्रीटमेंट प्रोसेस में ज़रूरी है अगर सल्फर को एलिमिनेट करना है विद क्लोरीन। हम देखेंगे कि वेस्ट वाटर जो इंसिनरेटर से रिलीज होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका उपचार कैसे किया जाता है। तो जो भी फ्लू गैस क्लीनिंग प्रोसेस के टाइम पे वेस्ट वाटर जनरेट होता है तो उसको सेपरेट करना, प्लांट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सेपरेट करना, अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है वो एरिएटेड लेग्यूम्स की हेल्प से किया जाता है। तो इसमें कॉस्ट भी कम लगती है, लागत भी कम लगती है। अगर हम बायोलॉजिकल स्टेज पे इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, इसको केमिकल ट्रीटमेंट देना भी ज़रूरी है। तो ये आवश्यक मानक पूरा नहीं होता है अगर हम इसको अलग कर दें। आमतौर पर जैविक चरण से पहले इसका भौतिक और रासायनिक उपचार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लेस वेस्ट वाटर जनरेट किया जाता है जैसे कि ड्राई या सेमी ड्राई जो फ्लू गैस स्क्रबिंग टेक्निक होती है उस केस में क्या होता है कि स्रब वगैरह जो होता है वो वेस्ट वाटर को सोख लेता है। तो इस केस में लेस जो वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है, बट इसके लिए जो फैसिलिटी होती है इक्विपमेंट्स वगैरह की, ऑपरेटिंग कॉस्ट की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू वेट ट्रीटमेंट जो करते हैं हम वेस्ट वाटर का। देखेंगे कि पायरोलिसिस क्या होता है। तो पायरोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कंबशन किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वेस्ट मटेरियल का। तो कोई भी मटेरियल है उसको बर्न करते हैं अंडर कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो गैस और लिक्विड होती है इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो यहाँ पर गैस और तरल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पायरोलिसिस में जो कार्बोनेशियस वेस्ट होते हैं जैसे कि फायरवुड हो गया, कोकोनट, पाम वेस्ट या कोन कॉम्स हो गए, कैशू शेल हो गए, तो ये सारे इसके अंदर वेस्ट आपको याद रखने हैं जो पायरोलिसिस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो ये यील्ड करते हैं चारकोल वगैरह इससे जो है निकलता है इन प्रोसेस से, एंड दिस इज यूज्ड विद द प्रोडक्ट लाइक तार, मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड। हम देखते हैं कि पायरोलिसिस को और कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है। तो इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के कचरे के लिए भी किया जाता है और जो पूर्व उपचार या दूषित मिट्टी के उपचार है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पायरोलिसिस एक प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है फॉर द प्री ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल आल्सो। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर वेस्ट के प्री ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है जैसे कि बैंडेजेस वगैरह होगी या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लास्टिक हो गया, इन्हीं सभी हेल्थ केयर मटेरियल्स का पायरोलिसिस में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये इफेक्टिवली होमोजीनियस मेथड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज हॉस्पिटल वेस्ट। तो पायरोलिसिस का उपयोग जो है स्वास्थ्य देखभाल कचरे का पूर्व उपचार जो इसमें करते हैं उसमें मुख्य रूप में पट्टियाँ, जैविक सामग्री, प्लास्टिक, सिरिंज वगैरह, ट्यूब्स, ये सब शामिल हैं। तो जो टेम्परेचर चाहिए इसके लिए एंश्योर हाइजीनिक की प्रोसेस ये ट्रीटमेंट हो जाए वो कितना होता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सॉलिड बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, उनको स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उनको इंसिनरेट करते हैं किसके अंदर, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट्स के अंदर। तो ये टेम्परेचर भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के फायदे क्या हैं? तो सबसे बड़ा पायरोलिसिस का फायदा ये है कि इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है। इस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है वो फ्लू गैस बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है यहाँ पर, और उसको रीयूज भी किया जा सकता है अदर प्रोसेसेस ट्रीटमेंट में। तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कंबस्टिबल होता है, उसको कंबशन प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है पायरोलिसिस का। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। तो इनफैक्ट जो इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो नेचर ऑफ वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वेस्ट है। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा
शामिल करना पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर जो है वो चाहिए किस वेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो अगर होता है तो इसमें जो रिएक्शंस होती है पायरोलिसिस प्रोसेस में वो अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेस्ट होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन हो जाती है, वो पूरा वेस्ट जल भी सकता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कितना ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए इस प्रोसेस के लिए। आर द एप्लीकेशन ऑफ पायरोलिसिस, पायरोलिसिस के अनुप्रयोग क्या है। तो पायरोलिसिस जो होती है वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के लिए या अदर कंबशन प्रोसेसेस के लिए ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ की जाती है, बट ये जो सक्सेसफुली है इसको प्री ट्रीटमेंट जो हेल्थ केयर वेस्ट वगैरह है उसके लिए पायरोलिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है पायरोलिसिस का। और जो कंटामिनेटेड सॉइल होती है, जो दूषित मिट्टी होती है, उसके उपचार के लिए भी पायरोलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज गैसिफिकेशन। गैसीकरण क्या होता है। तो गैसिफिकेशन क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट कंबशन किया जाता है पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन की आंशिक अनुपस्थिति में जो भी कचरा होता है उसका गैसीकरण अधूरा दहन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाती है जो भी हैजर्डस वेस्ट होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर जो इंसिनरेशन के प्रोसेस में हमने बताया था कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो यहाँ पर उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और यहाँ पर जो थर्मल डिस्ट्रक्शन की जाती है उसमें दोनों प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर में से ऑक्सीडेशन किया जाता है, फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर से रिडक्शन किया जाता है। तो दोनों प्रोसेसेस इंक्लूड है यहाँ, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी। गैसिफिकेशन को पायरोलिसिस के तुलना में हम कैसे रख सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। गैसिफिकेशन में पार्शियल कंबशन होता है, जो आंशिक दहन की प्रक्रिया होती है इसके अंदर, लेकिन पायरोलिसिस की तरह यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता है, कंप्लीट कंबशन यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टीम या फ्यूल होती है ये हैजर्डस वेस्ट होते हैं जिनको इंजेक्टेड किया जाता है नोजल के थ्रू इन द हर्थ जोन ऑफ गैसीफायर के अंदर। व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ गैसिफिकेशन। तो गैसीकरण के उत्पादन उपयोगी गैसें कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो उपयोगी गैसें जो इसमें रिलीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल गैसेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया और समटाइम्स सॉलिड चार भी यहाँ पर रिलीज होता है। तो ये सारी थर्मल ट्रीटमेंट की हमने प्रोसेसेस पढ़ी हैं। जैविक खतरनाक कचरे के लिए जो थर्मल ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है ये सबसे बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है किसी भी ऑर्गेनिक हैजर्डस वेस्ट का उपचार करने के लिए। तो ये जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह इसको अपोज भी करते हैं, बिकॉज इन सब प्रोसेसेस में से कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं, प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि डायोक्सिन वगैरह। तो डायोक्सिन को लेके इन्वायरमेंटलिस्ट और अदर ग्रुप्स इसको अपोज भी करते हैं इन टेक्नोलॉजीज को। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल उपचार का आवेदन क्या है। तो इसके लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ होते हैं थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं और ये हाईली रेगुलेटेड होती है। इनके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है और स्किल्ड पर्सनल की भी ज़रूरत होती है जिनको नॉलेज हो इस फील्ड के बारे में। कितना प्रतिशत जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है जो इनकम्बस्टिबल होता है, जिसका उपचार जो है इससे थर्मल ट्रीटमेंट से नहीं कर सकते हैं। तो अराउंड 20% इंडस्ट्रियल वेस्ट है और 30% डोमेस्टिक वेस्ट है जो इनकम्बस्टिबल है, जिसको हम थर्मल ट्रीटमेंट के लिए जो सूटेबल नहीं है वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर हाई कार्बन और हाई हाइड्रोजन कंटेंट होता है, जैसे कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर होता है। यहाँ पर जो प्रोसेसेस है इसके अंदर फेरस या नॉन फेरस मेटल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम हो गया। एप्लीकेशन जो है थर्मल प्रोसेसेस की हैजर्डस वेस्ट में होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो ऑटोमेटिक मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अगर कोई भी डेंजर हो इस एरिया के अंदर या प्लांट के अंदर तो वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए वो प्लांट। तो इसके लिए जो वाइटल ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह हो गया, तो वो सब इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो थर्मल ट्रीटमेंट जो होता है ये इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल भी है वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के लिए, अगर इसको हम प्रॉपरली डिज़ाइन करें, ऑपरेट करते रहें और मेंटेनेंस रखें इसकी और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें।
व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस इन द हैजर्डस वेस्ट कंबशन? तो खतरनाक अपशिष्ट दहन में सबसे अच्छा प्रयास क्या है? तो 3 टी आपको याद रखनी है। एक तो हो गया टाइम, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है टर्बुलेंस। तो इन तीनों को आप रख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है फ्लू गैस क्लीनिंग सिस्टम। तो फ्लू गैस क्लीनिंग सिस्टम में जो वेस्ट कंबशन होता है ये एक वेल एस्टैब्लिश और प्रूवन प्रोसेस है। तो ग्रिप गैस की जो सफाई प्रणाली है ये अपशिष्ट दहन की एक सुस्थापित और सिद्ध प्रक्रिया है। इन 3 टीज के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो टाइम है, टाइम ऑफ रेजिडेंस ऑफ वेस्ट एंड कंबशन जोन के अंदर वो यूजली मिनिमम 2 सेकेंड होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 850 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो टर्बुलेंस है इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ एयर है बर्नर के अंदर, एडिशन ऑफ सफिशिएंट एक्सेस वहाँ पर होनी चाहिए। तो इसके अतिरिक्त ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। 2 सेकंड इसका टाइम होना चाहिए और तापमान जो है वो कम से कम 850 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो बर्नर की हवा है उसकी गति प्लस पर्याप्त अतिरिक्त हवा के अलावा वहाँ पर होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्लू गैस क्लीनिंग सिस्टम या स्टेजेस जो होती है डिफरेंट यूज़ करी जाती है। फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट के लिए, जो एड्जॉर्बेंट्स होते हैं, गैस स्क्रबर्स होते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हैजर्डस वेस्ट इंसिनरेटर होते हैं मोस्ट वाइडली यूज थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं और इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसेंट टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी मोस्ट वाइडली यूज थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। देखते हैं कि वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अपशिष्ट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए किसी भी वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के वेस्ट होते हैं तो उनकी डिफरेंट हीट वैल्यूज होती हैं। तो उसके अंदर से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसके बेसिस पे ये वैल्यूज डिसाइड की जाती है। 3 तरह की होती हैं ये, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक होती है और एक नेट कैलोरीफिक होती है। तो जो ग्रॉस कैलोरीफिक और कैलोरीफिक है इसके अंदर जो हीट रिलीज की जाती है स्टीम कंडेंसेशन पे, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। और जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसके अंदर हीट जो रिलीज होती है कंडेंसेशन प्रोसेस से उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो दोनों में अंतर पता चल गया। जो सकल कैलोरी मान है उसके अंदर भाप संघनन द्वारा जारी ऊष्मा शामिल होती है और जो शुद्ध कैलोरी मान में संघनन से ऊष्मा शामिल नहीं होती है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। और भी इंपॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि फ्लैश पॉइंट विस्कोसिटी हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एंड हैवी मेटल्स। तो जो भी एक पर्टिकुलर वेस्ट टाइप है उसका बिहेवियर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसकी हीट और कैलोरीफिक वैल्यू पे डिसाइड की जाती है। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो हीट या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज की जाती है ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन प्रोसेस। तो जो ये ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू है ये यूज की जाती है टू डिस्क्राइब दिस हीट वैल्यू। सभी बताइए कि 3T कौन से हैं जो गुड प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं हैजर्डस वेस्ट कंबशन की। खतरनाक अपशिष्ट दहन में अच्छा प्रयास करने के 3T कौन से हैं? अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लैश पॉइंट होता है। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक फ्लेमेबल वेस्ट जो होता है वो इनफ वेपर रिलीज करता है और कैच कर लेता है फायर को जब वो इग्नाइट होती है। तो इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो फ्लैश पॉइंट है वो तापमान होता है जिस पर एक ज्वलनशील अपशिष्ट आग लगने पर आग पकड़ने के लिए पर्याप्त वाष्प छोड़ता है। तो ये भी एग्जाम के लिए जरूरी है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो भी वेस्ट स्टोरेज होती है, जो भी कचरा भंडारण होता है उसके लिए प्रॉपर डिजाइनिंग जरूरी होती है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो फ्यूल फीड फैसिलिटीज उसके लिए जो जरूरी है और दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ वेस्ट। इंसिनरेशन प्रोसेस के लिए जो फ्यूल गैस की जो क्लीनिंग होती है उसके अंदर अदर पैरामीटर्स भी चाहिए होते हैं जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और हैवी मेटल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एनालाइज करते हैं किसी भी इंसिनरेशन प्रोसेस को। देयर आर डिफरेंट कंबशन टेक्निक्स। दहन की अलग अलग तकनीकें क्या हैं वो देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। एक तो बेड प्लेट फर्नेसेस होते हैं और फ्लूडाइज बेड फर्नेसेस होते हैं, इंसिनरेटर ग्रेड्स होते हैं और रोटरी किल्न्स होते हैं। तो जो सबसे पहले बेड प्लेट फर्नेसेस क्या होते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रेविटी मिक्स किया जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका, और उसका एक होमोजीनस मिक्सचर बनाया जाता है और वेट वेस्ट बनाया जाता है जैसे कि स्लज केक वगैरह इसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये हो गया बेड प्लेट फर्नेस। दूसरा है फ्लूडाइज बेड फर्नेस। तो इसके अंदर जो वेस्ट होता है उसको एक बेड ऑफ सैंड के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं, रखते हैं सैंड के ऊपर,
और उसकी सस्पेंशन करते हैं, जिसको यूज किया जाता है वेस्ट ऑफ सिमिलर साइज और डेंसिटी के साथ। बेड प्लेट फर्नेस में कचरे को मिलाने के लिए जो गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना चाहिए, और यहाँ पर गीले कचरे जैसे कीचड़ केक के लिए उपयोग किया जाता है। जो फ्लूइडाइज्ड बिस्तर भटिया बेड फर्नेस होता है, उसके अंदर कचरे को रेत के बिस्तर पे डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको मिला दिया जाता है, और सेम आकार होना चाहिए जो भी घनत्व कचरे के यूज हो रहे हैं उस सब का। नेक्स्ट है इंसिनरेशन ग्रेट्स। इंसिनरेशन ग्रेट में क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसको फेड करते हैं ग्रेट के ऊपर, विच आर टर्न्ड और मूव टू एंश्योर द एरिएशन ऑफ द वेस्ट मास। तो इसके अंदर प्रॉपर होल होने चाहिए उस ग्रेट के अंदर, जो भी यहाँ पर इंसिनरेशन के अंदर जनरेट किया जाता है, ताकि जो वो सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट वगैरह, उसमें प्रॉपर इंसिनरेशन हो सके। तो यहाँ पर एरिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसिनरेशन ग्रेट के अंदर। नेक्स्ट है रोटरी किल्स। रोटरी किल्स के अंदर जो वेस्ट होता है उसको धीरे धीरे रोटेटिंग एक फर्नेस होता है जो गोल गोल घूमता रहता है, उसके अंदर धीरे धीरे वेस्ट को डाला जाता है, जो कि यूज होता है सॉलिड, स्लजिज और लिक्विड के लिए। तो रोटरी किल्स तीनों वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, स्लजिज हो या फिर लिक्विड हो। तो इंसिनरेशन ग्रेट्स में बताइए कौन कौन से वेस्ट यूज करते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इन तीनों कंबशन प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फ्लूइडाइज्ड बेड फर्नेस जो होता है उसके अंदर वेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले उसमें कचरा डाल दिया और एक बेड ऑफ सैंड बना लिया, बिस्तर बना लिया रेत का। उसके बाद उसकी सस्पेंशन कर दी, उसको मिक्स कर दिया। और कैसे मिक्स करना है, असेंडिंग करंट ऑफ एयर में, कि जिस तरह से जो बढ़ते हुए प्रवाह है हवा का उसके अकॉर्डिंगली उसका सस्पेंशन करना है। फिर जो बेड होता है उसको हीट किया जाता है अराउंड सेवरल 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो उसको सफिशिएंट इनर्शिया देता है कि वो स्टेडी धीरे धीरे कंबशन तैयार हो जाए। तो ये जो मेथड होता है ये सभी सुटेबल जो वेस्ट, सिमिलर साइज के वेस्ट होते हैं जिनकी डेंसिटी भी सिमिलर होती है, साइज भी सिमिलर होता है, तो उन्हीं वेस्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो सुटेबल मटेरियल ऐड किए जाते हैं वो कौन कौन से मटेरियल है वो आपको याद रखना है। पहले तो लाइम हो गया, और जो लाइम होता है वो क्या करता है, फ्लू गैस को डीसल्फराइजेशन कर देता है उसकी प्रोसेस के अंदर। तो फ्लू गैस की क्या हो जाती है, यहाँ पे सल्फर रिमूवल हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीसल्फराइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है इंसिनरेशन ग्रेट। इंसिनरेशन ग्रेट में क्या होता है कि जो वेस्ट होते हैं उनको ग्रेट्स के ऊपर फेड किया जाता है, डाला जाता है, और फिर उनको मूव कर दिया जाता है एरिएशन ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंगली, कि जिस तरह से उनको एरिएशन मतलब हवा मिले उस तरह से उनको रोटेट करते रहते हैं वेस्ट मास को वाया होल और ग्रेट के द्वारा। इंसिनरेशन ग्रेट के अंदर जो है सॉलिड वेस्ट की ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विड वेस्ट वगैरह, स्लजिस वगैरह नहीं होते हैं सॉलिड वेस्ट में। तो ये सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इंसिनरेशन ग्रेट मेथड। वी विल सी द समरी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड और थर्मल ट्रीटमेंट मेथड की समरी देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे दोनों मेथड्स। तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड होता है इसके अंदर हैजर्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि स्लजिस वगैरह होगी। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है, इसके अंदर गुड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस कंडीशन होनी चाहिए, और यहाँ पर जो लो कॉस्ट में ये प्रोसेस है इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और ये इफेक्टिव भी है, और इसके अंदर जो वेस्ट है चेंजेस भी हम कर सकते हैं, ये टॉलरेंट भी है एज कम्पेयर टू द अदर ट्रीटमेंट मेथड जैसे कि थर्मल वगैरह मेथड के कंपैरिजन में। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, ये यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड के अंदर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनसाइट बायोरेमेडिएशन और ऑन साइट और ऑफ साइट न्यू एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड विद दिस ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट के लिए हमने बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, बताया भी, इंसिनरेशन, कंबशन, ये सारे प्रोसेसेस। तो ये भी ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए सुटेबल है। इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा खर्चा है, और ये हाईली रेगुलेटेड है, तो इसको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है, और स्किल्ड लेबर चाहिए जिनको नॉलेज हो इसके बारे में। थर्मल ट्रीटमेंट से जो यूजफुल एनर्जी है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो रिलीज होते हैं, जिनके लिए केयरफुल हैंडलिंग ज़रूरी है। Aspirant, this is all about today's theory class about the waste treatment technologies और ट्रीटमेंट। तो होप सो आप सबको ये सारी प्रोसेसेस समझ आ गई होंगी अच्छे से। तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और थर्मल प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर 2 में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा,
और अगर कोई भी आपके डाउट हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप पूछिए अपने डाउट्स को, आपके डाउट्स को क्लेरिफाई किया जाएगा। बिकॉज डाउट्स जो है थ्योरी क्लास से रिलेटेड बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप थ्योरी सुन नहीं रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो जो भी है आप अपने डाउट्स यहाँ पर पूछते रहिए, सब कुछ क्लियर करते रहिए और साथ ही साथ सुपर टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करते रहिए। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए इक्वल वेटेज है, दोनों इक्वल मार्क्स के होंगे। तो पेपर 2 के लिए थ्योरी सुनिए और यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और पेपर 1 के लिए जो सुपर टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ जो हम टेलीग्राम चैनल पर डाटा देते हैं उन सबको आप एक जगह या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को सुनिए और उसको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज सुनने से आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और टेलीग्राम पे भी जो क्वेश्चन देते हैं उसको भी आप बार बार सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो इससे आपको पेपर 1 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ सुपर टेस्ट सीरीज ऑफ पेपर 2 के लिए नेक्स्ट क्लास होगी सुपर टेस्ट सीरीज की। शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एस्पायरेंट रिसीव सर्विसेज के नाम से है। और जो भी चेंजेस रहते हैं टाइम में हम वहीं पर मेंशन करते हैं या फिर पोस्ट पे भी हम कमेंट कर देते हैं, तो आप चेक करते रहिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वैसे भी आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो वीडियो का लिंक जो है वो आपको वहां पर मिल जाए। मिलते हैं न्यू वीडियोस और न्यू टेस्ट सीरीज के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।